नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आज लेसन नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी लेसन को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा डेफिनेशन को सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तब इसके बाद हम उस क्वेश्चन के इसके विधि पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में। युग्म मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा। तो पहले लीनियर इक्वेशन मतलब पहले समझिए कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न ये है। तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल 0 ऐसा कोई दिखे उसे रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन इसमें दो चर है, x और y है, इसलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण सबसे आसान है पहचानने का। जो एक्स वाई यानी मेरा चर है उसके पावर यानी घात एक होना चाहिए। अगर घात एक है तो समझ जाइए कि वह रैखिक समीकरण होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मीनिंग है कि दो चर रहेंगे। रैखिक का मतलब उस चर के पावर एक एक रहेगा और समीकरण का मतलब बराबर 0 रहेगा। इस तरह से कोई आपको इक्वेशन मिल जाए तो उसी का नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन प्यारे बच्चों, हम युग्म किसे कहेंगे यानी पेयर किसे कहेंगे? जोड़ा। तो पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा, यानी यही समीकरण अगर दो पेयर में आने मतलब जोड़े में आ जाए तब उसे हम युग्म का नाम देते हैं। ये यहां पर हम a1 नाम देते हैं, यहां b1 नाम देते हैं, यहां c1 नाम देते हैं। इसी तरह कोई और समीकरण है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ऐसा कोई दिखे तो उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, बस बोलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ऐसा समीकरण कहीं दिख जाए जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के रूप में होता है, उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 c1 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं का मतलब रियल नंबर है, ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पर हमने बात किया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमें इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है तो ध्यान रखेंगे a1 और a2 ये सब जो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। b1 b2 ये सब भी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया a1 a2 b1 b2 तो समझ जाइए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बचेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए फिर से पुनः डेफिनेशन समझ लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसा समीकरण
जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के रूप में पाया जाता है, उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। इसको गौर से एक बार देखिए। पहले समीकरण में जो है, पहला इक्वेशन में x के सामने जो है उसका नाम a1 है, यानी x का गुणांक जो है, y का गुणांक जो है उसे हमने b1 नाम रखा है, जो अकेले कांस्टेंट बच गया उसको हमने c1 नाम रखा है। दूसरे इक्वेशन में x के सामने उसका नाम a2 है, y के सामने जो है उसका नाम b2 है, और जो अकेले बच गया उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, c2 है। ये ध्यान रखेंगे, पहचानना सीख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी से सारे इक्वेशन, इसी से सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब कुछ एग्जाम्पल पे इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल है जैसे हमने कहा 2x प्लस 3y प्लस में 2 लिख दीजिए बराबर में 0, और मान लीजिए 2x प्लस 5y माइनस में 3 इक्वल 0। ये जो है एग्जाम्पल है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या इसमें दो चर हैं x या y, इसके अलावा और कोई भी हो सकता है। उनके जो पावर है उन सभी x और y का, यानी जो चर है उसके पावर अगर एक है तो समझ जाइए कि रैखिक समीकरण है। और युग्म बोलेंगे पेयर में हमेशा आएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछे, इसमें कोई आपसे पूछ ले कि बताइए a1 का नाम, इसमें a1 का वैल्यू कितना है, तो मैंने बोला ना, जो पहला समीकरण है उसमें x का गुणांक जो होता है उसे a1 कहते हैं। दूसरा समीकरण है जो उसमें x का गुणांक होता है उसको a2 के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो फिर उसके बाद पहले समीकरण में जो y का गुणांक है उसे b1 के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। जो अकेले बच गया पहले समीकरण में उसको c1 के नाम से जाना जाता है। दूसरे वाले में y का गुणांक है उसको आप b2 के नाम देंगे, और जो कांस्टेंट है उसे हम c2 का नाम देंगे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना सीख गए तो आपको आने वाला जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो एक बार चेक कर लीजिए, पहले वाले इक्वेशन में x के सामने जो होगा उसका नाम a1, y के सामने जो होगा उसका नाम b1, और जो अकेले बच गया उसका नाम हमने रखा है c1। दूसरे इक्वेशन में x के सामने जो बच है, यानी x का गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, उसको कहेंगे a2, y के सामने जो है उसको कहेंगे b2, और जो अकेले बच गया उसको c2 कहेंगे। चिन्ह सहित लिखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चाहे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, ठीक है, या विधियां मैं लिख देता हूं, हल करने का विधियां, मेथड। इसके दो मेथड है प्यारे बच्चों। एक होता है हमारा ग्राफी विधि। एक क्या होता है, ग्राफी विधि, जिसको आप आलेखन विधि या आलेखी विधि के नाम से जान सकते हैं। दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि मैं लिख देता हूं,
बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में अपना 3 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रतिस्थापन, दूसरी विधि होती है विलोपन, और तीसरी विधि प्यारे बच्चों होती है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि, ध्यान देंगे, तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि। ये हमारे यूपी बोर्ड में ये वाली विधि को कट कर दिया है प्यारे बच्चों। और 2 विधि आपसे पूछी जाएगी, लेकिन एग्जाम में बिना नाम से आती है। आप कोई भी विधि अप्लाई करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफी विधि है। मैं एक क्वेश्चन से ग्राफी विधि को सॉल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले आइए कुछ बात करते हैं इसमें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि हम ग्राफी विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को कट कर दी, क्योंकि सर ब्लर हो गया, दीजिए, यदि 2 रेखा, ये ध्यान रखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का जब भी ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसमें युग्म है, इसलिए इसमें 2 रेखा प्राप्त होगी इसका अगर ग्राफ खींचेंगे। तो ध्यान देंगे, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन, जो रेखाएं होती है, लाइन होती हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर कट करती हैं, मात्र एक ही बिंदु पर, तो उस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, जब एक लाइन है उसकी लाइन पर दूसरी लाइन भी चढ़ जाए, यानी एक ही पर, यानी पहली लाइन जिस पर गई है उसी पर दूसरी लाइन भी चली जाए, तो उस प्रकार की रेखा को समपाती रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? समपाती रेखा के नाम से जानते हैं। तीसरी रेखा होती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो। तो समांतर हो तो ध्यान देंगे कुछ ऐसे दिखे तो उस प्रकार की रेखा को समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। पहचानेंगे कैसे कि कोई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, कोई रेखा समपाती रेखा है, कोई रेखा समांतर रेखा है। पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हम जो आपको बताया हूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा बोला हूं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ऐसा मैंने बोल रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म का ये डेफिनेशन होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं, बिना ग्राफ खींचे ही ये खाली तुलना करके पता कर सकते हैं कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी, कौन सी रेखा समपाती रेखा होगी और कौन सी रेखा समांतर रेखा होगी। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसके लिए कंडीशन होता है यदि a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2। अगर हमने तुलना करने की कोशिश किया, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1 का भाग लगाएं a2 में और b1 का भाग लगाएं b2 में, तो दोनों इक्वल नहीं आए, बराबर नहीं आए, तो हम उस प्रकार की रेखा को हमेशा हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानेंगे। अब प्रतिच्छेदी रेखा के अगर कोई हल पूछे तो केवल एक ही हल होता है, इसके यूनिक हल के नाम से जानते हैं। केवल एक ही हल, तो केवल
लिख सकता हूं केवल एक ही हल। केवल एक ही हल का मतलब समझिए अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं, या इसे कहते हैं अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। तो या इसको कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक, अद्वितीय मतलब दो नहीं, बस ओनली एक। तो प्रतिच्छेदी रेखा को अगर पहचानना हो तो a1/a2 b1/b2 की तुलना करिए, अगर इक्वल नहीं आया तो समझ जाइए प्यारे बच्चों कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखा की केवल एक ही हल होता है, या उसे अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो आपको अगला चेक करना पड़ेगा, अगला गुणांक को चेक करना पड़ेगा। जैसे समपाती में बात करते हैं, अगर a1/a2 बराबर आया b1/b2, अब बराबर आ गया मेरे बच्चों c1/c2, अगर तीनों अनुपात बराबर आ गए तो उस प्रकार की रेखा का नाम होता है समपाती रेखा। समपाती रेखा बच्चा एक पर रेखा दूसरी रेखा एक ही पर चढ़ गई है, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चा लोग? अनेक हल। तो ध्यान रखेंगे इसके अनेक हल होते हैं, किसकी? समपाती रेखा की। अब बात करते हैं समांतर रेखा की। समांतर रेखा में देखिए कोई दोनों लाइन एक दूसरे के कभी मिल ही नहीं रही हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। पहली बात दिमाग लगा लीजिए। लेकिन इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ऐसा हो जाए तो समझ जाइए वो समांतर रेखा है, और समांतर रेखा की कोई हल नहीं होता है, इसमें कोई हल हम नहीं प्राप्त कर सकते, कोई हल नहीं। ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो पुनः याद कर लीजिए, पुनः समझ लीजिए, ऐसी रेखा अगर प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन पूछे तो कहना a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, वो भी इक्वल आ जाए c1/c2 के, तो समझ जाइए समपाती रेखा है। यदि a1/a2 बराबर आए b1/b2 नॉट इक्वल आए c1/c2 के, तो समझ जाइए वो समांतर रेखा है। और याद रखिए प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक ही हल होते हैं, यानी अद्वितीय हल होते हैं, और समपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आइए कुछ इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए इसमें कभी कभी पूछ लेता है, मैं इसी में ऐड कर देता हूं, इन दोनों के संगत हल होते हैं। इन्हें संगत हल के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। संगत हल उन्हें कहते हैं। ध्यान रखें ये असंगत होता है। असंगत का मतलब कि संगत एक होता है असंगत। असंगत का मतलब कि कोई हल नहीं, मतलब दोनों लाइन का कभी मिलन ही नहीं होगा, तो समझिए असंगत होता है। और जब दोनों लाइन का कम से कम एक हल मिल जाए, एक से ज्यादा भी हो जाए, संगत माने साथी के मतलब कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर से, इसलिए वो प्यारे बच्चों संगत हल होगा। अगर कोई हल नहीं है यानी उसे असंगत के भी नाम से जानते हैं। आइए एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पर, TRQ पे बात करते हैं, आपके NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है प्यारे बच्चों, कहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के संगत या असंगत हैं। ये हमें बात करना है, कौन संगत है कौन असंगत है। जब भी संगत की बात आए प्यारे बच्चों तो समझ जाओ दो चीज की दिमाग में आना चाहिए, एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये संगत होती है, और एक होती है समपाती रेखा। ये दो चीज होती है, इसे हम कहते हैं संगत। और समांतर रेखा, जो समांतर रेखा होती है उसे असंगत के नाम से जाना जाता है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? असंगत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए इसके ऊपर क्वेश्चन को बात करते हैं। तो सबसे पहले आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे और उनकी तुलना करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y = 5, और इसी के बगल में ही दिया है दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y अब बराबर में 7 दिया है। सबसे पहले तुलना करते वक्त ये ध्यान रखिए इधर इक्वल के 0 होना चाहिए, तो पहले इसको बनाओ इस तरह से 3x + 2y - में 5 बराबर में 0।
इसको इधर भेज दीजिए, 2x माइनस 3y माइनस में 7 बराबर में ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर तुलना करिए, मैंने बोला ना कि जो x के सामने पहला इक्वेशन में x के सामने होता है उसका नाम हमने a1 रखा है, जो y के सामने उसका नाम हमने b1 रख रखा है, जो अकेले बच गया उसका नाम हमने क्या रख रखा है, c1 नाम रखा है। यहां पर a2 का मान बताइए, a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान अगर आपसे पूछ ले तो माइनस में 3 और c2 का मान अगर आपसे पूछ ले तो माइनस में अपना 7 बोलेंगे प्यारे बच्चों। आइए अब हम क्या करते हैं, a1 अपान a2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो a1 अपान a2 निकालिए, तो देखिए a1 का वैल्यू है 3 बटा अपना 2 हो गया। अब b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 2 बटा कितना है, माइनस में 3, इसको अच्छे से लिखेंगे तो माइनस 2 बटा 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? सर नहीं है, तो नहीं है तो अगला को चेक नहीं करने वाले, तो नहीं है तो यहां लिखेंगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो समझ जाइए ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखा है तो बताइए ये संगत है कि असंगत? तो बोलेंगे सर जी ये संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। अगर ये बता दीजिए प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके कितने हल होंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके कितने हल होंगे, ये आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर देख करते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा इसने बोल रखा है कि 2x माइनस 3y, इधर मैं डायरेक्ट भेज देता हूं, माइनस में 8 बराबर में 0। दूसरा इक्वेशन है अपना 4x माइनस में 6y, इधर भेज सकते हैं माइनस में 9 अब बराबर में 0। यहां पर तुलना करिए, a1 का वैल्यू अपना 2 हो गया, b1 का वैल्यू हमारा माइनस में 3 हो गया और c1 का वैल्यू हमारा हो गया माइनस में 8। यहां पर a2 का वैल्यू चेक कर लीजिए, a2 का वैल्यू कितना है, 4 है, b2 का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, माइनस में 6 और c2 का वैल्यू कितना है, माइनस में 9 है। फिर से पुनः समझा दे रहे हैं, जो पहला इक्वेशन में x के सामने उसका नाम a1, y के सामने उसका नाम b1 और जो अकेले बच गया उसका नाम c1 रखा है। दूसरे इक्वेशन में जो x के सामने बचा उसका नाम a2 और y के सामने जो बचा उसका नाम b2 और जो अकेले बच गया उसका नाम हमने c2 रख रखा है। अब तुलना करिए, a1 अपान a2 निकालिए, a1 अपान a2, a1 वैल्यू है 2 बटा 4, कट कर देंगे तो 1 बटा 2 आएगा। अब निकालिए b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 भी चेक करेंगे, माइनस 3 बटा माइनस में 2 सॉरी माइनस में 6, कट कर देंगे तो 3 कम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा। जब दोनों बराबर आ गए तब अगला चेक करिए, c1 अपान c2 निकालिए, और c1 अपान c2 निकालेंगे तो माइनस 8 बटा माइनस में 9, माइनस में कट जाएगा लेकिन 8 बटा 9। क्या एक बार चेक करेंगे प्यारे बच्चों, a1 अपान a2 बराबर आया है b1 अपान b2 के, बिल्कुल आया, लेकिन नॉट इक्वल किसके आया, c1 अपान c2 के, बराबर नहीं आया। अच्छा बराबर नहीं आता, याद करिए ऐसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया था, अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, नॉट इक्वल c1 अपान c2 क्या है, तो समझ जाइए वो असंगत होता है, यानी समांतर रेखा होती है। असमांतर रेखा है तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी जो भी चीज आपको मिले अगर ऐसा दिमाग में आए तो तुरंत आना चाहिए वो समांतर होगा, असमांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं तो असंगत है। इस सारा माइंड में क्लिक होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिए, तो इसको हम कहेंगे, ये आपसे बस जितना पूछा वही बात करिए, ये असंगत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूं, तीसरे क्वेश्चन को और चौथे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला और ये वाला आपको होमवर्क के लिए है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। अपान में दिया है तो इसको एलसीएम पहले लेकर इस तरह से नॉर्मल के तरीके बदल लीजिएगा, तब लगाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आइए देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से हल करना है। कह रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म असंगत और संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करके दिखाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, एक क्वेश्चन आप होमवर्क पे लगाएंगे प्यारे बच्चों। आइए ग्राफी विधि से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आइए
इसको बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर में अपना 5 है। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर में अपना 10 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको इस साइड भेज सकते हैं, तो x प्लस वाई से तुलना नहीं करिएगा आप लोग, ध्यान रखिए, इसको बराबर इक्वल इधर 0 होना ही चाहिए। दूसरे को इधर कर लीजिए, 2x प्लस 2y माइनस में 10 बराबर में हमारा 0 हो गया। यहां पर चेक करेंगे तो a1 का वैल्यू 1 आएगा, b1 का वैल्यू भी 1 आएगा, c1 का वैल्यू चेक करेंगे प्यारे बच्चों तो माइनस में 5 आएगा। अगर a2 का वैल्यू आपने चेक किया तो 2 आएगा, b2 का वैल्यू आपने चेक किया तो 2 ही आएगा, और c2 का वैल्यू हमारा हो गया माइनस में 10 हो गया। तो आप अगर तुलना करेंगे a1 अपान a2 की तो 1/2 ही आ रहा है। अगर b1 अपान b2 की तुलना करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो नेक्स्ट जरूर चेक करेंगे c1 अपान c2। c1 अपान c2 की वैल्यू कितना आया, -5 बटा -10 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। सब बराबर हैं तो इसलिए बच्चा लोग सब बराबर है, तो इस प्रकार की रेखा का नाम होता है समपाती रेखा। और समपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, ये ध्यान रखिए, यानी संगत भी होता है। कैसा होता है, संगत होता है। संपाती देखिए, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों इक्वल आए हैं, तो इसलिए हमने संपाती बोला। संपाती है तो संगत है। इसने बोल रखा है जी संगत है, तो इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। इसे हम ग्राफी विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्राफी विधि के उससे सॉल्व करने के लिए पहले आइए एक काम करते हैं कि संपाती है तो एक पर, ये तो कंफर्मेशन हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर चढ़ के जाएगी एकदम, तो संपाती होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। बोर्ड में, यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसे भी तैयार कर लीजिए। आइए देखिएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैसे इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे पहला इक्वेशन के लिए। तो मैं इस तरह से सारणी बना के चेक करके निकालूंगा। ध्यान रखिए, कोई भी एक रेखा को ड्रा करना है, रेखा अनंत पॉइंटों का समूह होता है, बहुत सारी इस पे पॉइंट्स होंगे। अगर उसमें से हम अगर किसी रेखा को ड्रा करना है तो कम से कम 2 पॉइंट्स को होना जरूरी है। उससे ज्यादा आप कितना भी पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, मैक्सिमम कुछ भी निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो टेक्निक बता रहा हूं इसका पालन करिए तो आप आसानी से ग्राफ को खींच सकते हैं। बड़े से बड़े ग्राफ को आप आसानी से खींच सकते हैं। सबसे पहले x के सामने 0 रखा करिए, यानी x 0, तो y का मान जो आएगा रख लीजिए। देखिए ना, x की जगह 0 रखें तो y का मान 5 आएगा। अगर y की जगह एक अब बार 0 रखिए y वाले डब्बे के सामने, तो y अगर 0 रखे तो x का वैल्यू 5 है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 0 का पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिर यहाँ x लिखे फिर y लिखे। इसी तरह इसके लिए निकालिए। इसके लिए भी इसी तरह से प्यारे बच्चों करिए, अपने लिए बॉक्स बनाइए, इसके x लिख दीजिए, इधर y लिख दीजिए। एक बार x को जगह 0 लिखो, एक बार y की जगह 0। x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह भी 5 ही आएगा, एक बार चेक कर लीजिए। y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह भी 5 ही आएगा प्यारे बच्चों। तो दोनों का ग्राफ अलग अलग पॉइंट्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ x अक्ष लिख दिए, इधर y अक्ष लिख दीजिए। x पे चलना है 0, y पर नहीं, x पे चलना है 0 मतलब नहीं चलना है, y पे चलना है 5। मान लीजिए हमारा ये 5 है, इसी का वैल्यू हम इसी को बोल रखें 0,5। अब x पे चलना है 5, y पे चलना है 0, तो x पे 5 चले मान लीजिए, y पे नहीं चलना है, तो ये 5,0 हो गया प्यारे बच्चों। इसी को आप लोग क्या करिए, इसको मिला दीजिए।
इसी को आप मिला दीजिए। ठीक है, अब दूसरे को यहां ध्यान दीजिए, दूसरे वाला भी इसी पर, क्योंकि संपाती है इसलिए दूसरे वाला का भी वैल्यू इसी में चेक करेंगे तो दूसरा वाला भी इसी पे चढ़ के चला जाएगा, दोनों एक ही होंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम पॉइंट्स का नाम अपने से रख सकते हैं, ए इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, एक ही पे चला गया इसलिए इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? अनेक हल होंगे, ध्यान रखेंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो ध्यान रखें ये संपाती रेखा है। तो ग्राफी विधि से इस तरह से हल करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक्स पर बात करते हैं। इसको होमवर्क पे जरूर लगाइए प्यारे बच्चों, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने बात किया था एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। पहली विधि हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि खत्म हो गया प्यारे बच्चों, अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि, दूसरी विधि है प्यारे बच्चों विलोपन विधि, और तीसरी विधि है हमने बताया था वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये ध्यान रखेंगे, वज्र गुणन हम कह सकते हैं, तो वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, वज्र लिख दीजिए, वज्र ने वज्र रहने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तीन विधि हैं। एग्जामिनेशन में आप ये दो विधि अच्छे से पढ़ के जाओ। बिना विधि का नाम देता है, ऐसा नहीं कि नाम देगा कि क्या सर इस विधि सॉल्व करो, पहले क्या कहा करता था, अब नहीं करता है। अब जो मन करे सो विधि लगा सकते हो आप बोर्ड में। तो बच्चे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों विधि को सिखा देंगे, और एक लास्ट में मैं अपने शॉर्टकट विधि बताऊंगा जो आप आसानी से एमसीक्यू को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं प्रतिस्थापन विधि से। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाइए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर में हमारा 14, और दे रखा है x माइनस वाई बराबर में हमारा 4 दिया है। तो प्रतिस्थापन का मतलब था सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, चाहे कोई भी गेम्स देखते होंगे, अगर एक खिलाड़ी को चोट लग गई तो उसके जगह दूसरा खिलाड़ी आता है, तो उसको कहते हैं, वो खिलाड़ी खेलना चालू करता है तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, खिलाड़ी है। मतलब एक आया दूसरा गया, मतलब एक की जगह दूसरा कौन आया है। जब कोई दूसरा आता है तो उस प्रकार की विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में वही काम हमें करना है प्यारे बच्चों। इसमें जो भी x और y दिया है उसमें किसी एक को सब्स्टिट्यूट करो, किसी एक को हटाओ और उसके जगह किसी और को लाओ, दूसरे को। ध्यान रखेंगे, एक जिसको इक्वेशन एक को फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो अगर आप किसी एक को पहले से निकाल ले तो दूसरे में रखना, अपने आप गायब हो जाएगा, एक हट जाएगा। अगर दूसरे से निकाले तो पहले में रखना, ये ध्यान रखना। और दूसरे रिमेंबर क्या करिए कि किसका वैल्यू निकाले, एक्स का निकाले, एक्स और वाई के निकाले, तो आपको जो सुविधा बने वो निकालो, आंसर सेम आएगा। यही मैथ का एकदम खूबसूरत पॉइंट है प्यारे बच्चों। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे और किसी भी मेथड से लगाइए, अगर वो मेथड है वैलिड है तो हमेशा आंसर प्यारे बच्चों सेम आता है। इसीलिए मैथ से आप लोग डरा मत किया करिए, घबराइए मत, इसको हमेशा एक आनंद से पढ़िए, एक बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िए। मैथ जो होता है नेचर को कनेक्ट करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसलिए प्यारे बच्चों मैथ से कभी दूर नहीं भागा करिए। आप अगर कभी लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे
तो मैथ देखेंगे आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैथ से सभी प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको मैथ बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो प्यारे बच्चों अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले मैं समीकरण 1 से बात करता हूं। समीकरण 1 से यहां से अगर मेरा मन कर रहा है कि y का मान निकाले, जिसका इच्छा करे उसका निकालो, लेकिन एक ट्रिक बताता हूं, जिसका कोफिशिएंट अगर 1 रहे x का या y का, तो उसको निकालने की कोशिश करिए, उसके बराबर निकालने की कोशिश किया करिए। अगर नहीं है कोफिशिएंट 1 तो कोई निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी बात मान लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है प्यारे बच्चों, जब x या y का किसी एक का कोफिशिएंट अगर 1 हो 1 1 1 तो समझ जाओ उसको निकाल लोगे तो थोड़ा सा आसान हो। यहां पर कोई को सबका कोफिशिएंट 1 1 है, इसलिए आराम से आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, कोई निकालिए। तो मैंने y बराबर निकाला तो ये हमारा 14, इधर भेज देंगे तो माइनस में x हो जाएगा। इक्वेशन आप इसको थर्ड मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। इस तरह से मैंने काम कर दिया। मैंने कहा ना कि पहले से आपने निकाल रखा है तो याद रखो हमेशा दूसरे में रखना। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको दूसरे में ले जाकर रखते हैं समीकरण 2 से, तो ध्यान देंगे x माइनस y के जगह रखेंगे 14 माइनस में x, अब बराबर में हमारा 4 हो गया। मैंने y की जगह रखा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर में हमारा 4 हो जाएगा। तो अपना 2x बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, 4 माइनस इधर गया तो प्लस हो गया 14, इसको जोड़ेंगे तो अपना 18 हो जाएगा। तो 2x बराबर और x बराबर हो गया 2 9 18, यानी इसको कट सकते हैं 18/2, इसको काटेंगे तो अपना 9 आ जाएगा, 2 9 18, x का वैल्यू हमारा 9 आया प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पे बात करें। इसको अब उठाकर कहीं भी रख दीजिए, 1 2 3 कहीं भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। मेरा मन कर रहा है इसको मैं 3 में रखूं, तो समीकरण 3 से बात करते हैं। समीकरण 3 से आप किसी में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो y बराबर 14 माइनस में x, यानी 14 माइनस x की जगह हम 9 रख देंगे, तो 14 में से 9 अगर घटाएंगे तो हमारा प्यारे बच्चों 9 5 14 यानी 5 बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा। अब चेक करना है तो ये दोनों वैल्यू x और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखिए। 9 यहाँ कितना रखना है, 5, 9 5 14, देखो 14 है। ये 9 में से अगर 5 घटाओगे तो 4 आएगा, मतलब हमारा आंसर प्यारे बच्चों एकदम ये एक्यूरेट है, एकदम सही है, कोई नहीं काट सकता है। तो मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाकर आपको दिखाया प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल आप लोग खुद लगाएंगे, मैं थोड़ा हल्का सा हिंट कर देता हूं। ये तो बहुत अच्छा इक्वेशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों 6 आएगा, तो इसको इधर क्रॉस करेंगे तो 2s, अब प्लस में 3t हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा 6 हो जाएगा। इसको क्रॉस इधर कर दीजिए तो 2s प्लस 3t बराबर में कितना होगा, 36। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। इन दोनों को आप लोग घर पे बैठकर जरूर से ट्राई करिएगा, लग जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। चलिए अब इसी सवाल को मैं आपको विलोपन विधि से लगाकर दिखाता हूं। इसी सवाल को मैं आपको विलोपन विधि से लगाकर दिखाता हूं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को और इसे नोट कर दीजिए। चलिए देखिए, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है। मैं इसको विलोपन विधि से लगाने की कोशिश करता हूं। याद करिए बच्चा लोग, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, हटा देना, एकदम भाई साहब विलोपन कर देना, विलुप्त कर देना, हटा देना। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ था एक कोई जाएगा तो दूसरा आएगा, मतलब उसकी जगह पर कोई आया। लेकिन विलोपन में तो विलुप्त कर दो भैया, x को हटा दो या तो y को हटा दो, यही रूल होता है। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेट करना, एकदम इलिमिनेट कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए हम लिखेंगे, अगर दोनों का चिन्ह, ध्यान रखिए, अगर दोनों जिसको कट करने जा रहे हैं दोनों का अगर चिन्ह प्लस माइनस अगर अलग अलग है तो जोड़ दिया करिए, अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो आप उसको घटा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों चिन्ह प्लस माइनस है, दिख रहा है, और मुझे यही हटाने का इच्छा कर रही है, तो आप यहाँ सिंपल सा लिख दिए जोड़ने पर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो जब कोई चिन्ह बदलता नहीं है तो आप इसको आसानी से, ये इससे मर जाएगा। और नेक्स्ट एक एक्स कितना एक्स हो गया प्यारे बच्चों? 2x हो गया। इसको घटाएंगे तो इसको सॉरी जोड़ेंगे तो अपना 18 आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 18 बटा में 2, 2 से इसको 18 को मार दो तो 2 नवा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 नवा 18 हो जाएगा, यानी हमारा 9 आके तैयार हो गया। इस 9 को उठाकर आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए। मैंने पहले, या चलो दूसरे इक्वेशन में रखता हूँ, 9 माइनस वाई बराबर में 4, ए और y बराबर अगर कोशिश करेंगे तो ये माइनस इधर गया तो प्लस, और इसको इधर भेज दो, 9 माइनस 4, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, पहले यही आंसर आया था, वहाँ से भी y का मान आया था 9, और सॉरी x का मान 9 आया था, y का मान इधर 5 आया था। तो आप किसी भी मेथड से इस्तेमाल करिए, आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सेम आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम कल बात करेंगे अगले टॉपिक पर। जो प्यारे बच्चों कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आप खुद से थोड़ा ट्राई करिएगा। जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल से हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको यूपी बोर्ड का बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताएंगे उसको सॉल्व करने का, सवाल को सॉल्व करने का। यूपी बोर्ड में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आपको इस चैनल पर एकदम जोरदार कंटेंट दिए जाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो बच्चे लोग, प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।